एपिसोड 511 टू 520। अध्याय 511। सम्राट को भी ईर्ष्या होने लगती है। जी चेंग उसकी सीधी सादी बातों को सुनकर दंग रह गया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम मुझसे ऐसी बात कैसे कह सकते हो? ये बहुत शर्मनाक है। अंडस्को वह हंस पड़ी और बोली, अगर तुम नहीं तो क्या मैं ये बात किसी और से कहूँ? उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए और उसने कहा, तुम ये बातें किसी और से क्यों कहोगे? ये बातें सिर्फ मुझसे कह सकते हो, किसी और के बारे में सोचना भी मत। उसकी भौहें हैरानी से ऊपर उठ गईं। ओह, सम्राट को भी जलन होती है। उसके अपरिचित शब्दों को सुनकर उसके होंठ फड़कने लगे। कभी कभी उसके बोलने का तरीका बहुत अजीब लगता है, लेकिन अब उसे इसकी आदत हो गई है। अब इन सब बातों को छोड़ते हैं और नाश्ता करते हैं। आपको और भी काम करने होंगे। वह मेज पर रखी खाने की ट्रे उठाने के लिए खड़ी हुई। जब उसने अचानक उसकी कमर पकड़ ली तो वह आश्चर्य से चीख पड़ी। अरे, ये कैसी आवाज़ है? बाहर पहरा दे रहे फैंग जू को झाओ मिंग की चीख सुनकर चिंता होने लगी। वह अंदर जाने ही वाला था कि किसी ने उसका रास्ता रोक दिया। तुम क्या कर रही हो? उसने अपने सामने खड़ी छोटी लड़की को ठंडे स्वर में देखा। लूशी ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या तुम बेवकूफ़ हो? इस समय अंदर जाना चाहते हो? उसने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या आपने महारानी की आवाज़ नहीं सुनी? ज़रूर कोई समस्या होगी, इसीलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। मेरा रास्ता दोबारा मत रोकना। उसकी अनभिज्ञता देखकर लूशी ने अपना सिर हिलाया। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इन सब बातों से इतने अनभिज्ञ हो सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कोई समस्या है या नहीं? मैंने आवाज़ सुनी और मुझे पता है कि कोई समस्या नहीं है, और तुम्हें अंदर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फैंग जू ने उसे घूरकर देखा और वह समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाहती है। लेकिन फिर उसे वे पल याद आ गए जब उसने उन्हें परेशान किया था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके शर्मिंदा चेहरे को देखकर लूशी ने आह भरी। आखिरकार उसे समझ आ गया। तुम इतने धीमे क्यों हो? उसने टिप्पणी करते हुए उसे धक्का दिया। उसने उसे घूरकर देखा लेकिन कुछ कह नहीं सका। वाकई इन मामलों में वह बहुत सुस्त है। अल्पविराम। क्या? इससे पहले कि वह ठीक से खड़ी हो पाती, झाओ मिंग ने उसे अपनी ओर खींच लिया और देखते ही देखते वह उसकी गोद में बैठ गई। जब उसने उसके नम होठों को अपने होठों से चूमा तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह उसके चुंबन की तीव्र इच्छा को महसूस कर सकती थी। आखिरकार उसने पिछले 2 हफ्तों से धैर्यपूर्वक उसका इंतजार किया था। उसने आह भरी और अपने हाथों को उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट लिया और उतनी ही शिद्दत से उसे चुंबन लौटाया। अब तो उसे आश्चर्य भी नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार जब उसने उसे चूमा था तब भी उसने ऐसा ही किया था। वह काफ़ी बदल गई है। अब वह पहले जैसी शर्मिली झाओ मिंग नहीं रही। हालांकि उसे उसका ये बदलाव अच्छा लगा। अहम्मा, झाओ मिंग ने उसके होठों को चूमते हुए और चुंबन को और गहरा करने की कोशिश करते हुए कहा। वह जल्द ही हौंफने लगी। उसने उसकी छाती पर मारने की कोशिश की लेकिन उसने चुंबन नहीं तोड़ा। अंत में उसने उसके निचले होंठ को काट लिया जिससे वह दर्द से कराह उठा। जब उसने आखिरकार चुंबन तोड़ा तो वह हौंफते हुए सांस लेने लगी। तुम बिल्कुल भी हौंफ क्यों नहीं रही हो? उसने हौंफते हुए पूछा। उसने उसे और कसकर गले लगाया और सांस लेने के लिए कुछ समय देते हुए कहा, क्योंकि मेरी सांसों पर मेरा नियंत्रण है। तुम्हें व्यायाम शुरू करना चाहिए ताकि तुम्हारी सहनशक्ति बढ़ सके। तुम मुझे संभालने के लिए बहुत कमजोर हो। उसने हंसते हुए ये टिप्पणी की। अंडस्को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके शब्द इतने अर्थपूर्ण हैं? जी चेंग। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आवाज़ भारी और तनावपूर्ण हो गई। मुझे अपनी यादें वापस मिल गईं। उसकी बातें सुनकर उसका शरीर अकड़ गया। अब उसे समझ आया कि उसे अपनी भावनाओं को समझने के लिए कुछ समय क्यों चाहिए था। उसने अपने होंठ सिकुड़े और चिंता भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। तो क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसे हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि अगर उसे अपनी यादें वापस मिल गईं तो क्या परिणाम होंगे। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि जब वह वहां नहीं था उस दौरान उसने क्या क्या झेला होगा। इसके अलावा अंत में उसने उसे और भी अधिक दुख पहुंचाया। उसने अपने होंठ सिकुड़े और सिर हिलाया। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं तुमसे नफरत करती तो तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें चूम नहीं रही होती। तुम्हें पता है, पिछली बार बेहोश होने पर मुझे सब कुछ याद आ गया था। इसलिए मैंने तुमसे कुछ समय अकेले रहने को कहा था ताकि मैं अपनी भावनाओं को संभाल सकूं। पिछले 2 सप्ताह मेरे लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन रहे, लेकिन अब जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है तो मुझे लगता है कि मैं अपने रास्ते की सभी बाधाओं को पार कर सकती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाया। वह जानती है कि वह असली झाओ मिंग नहीं है और उसे डर है कि जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसे दुख होगा और वह खुद को धोखा महसूस करेगा। लेकिन अभी वह दूसरी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहती, क्योंकि वह यहाँ आना नहीं चाहती थी। ये सारी चीज़ें उसके नियंत्रण से बाहर थीं और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह इस दुनिया में क्यों आए। फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ झाओ मिंग की चाची ही दे सकती हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वह कहाँ हैं। उन्हें बस स्वाभाविक रूप से घटित होने का इंतजार करना होगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने उसे और कसकर गले लगा लिया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे दबा रहे हो? जब उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और कस ली और अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया तो वह चिल्लाई। वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ बांध लूंगा। उसके बचकाने शब्दों को सुनकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर तुम मुझे रिहा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आज रात कमरे में नहीं आने दूंगी। फिर तुम्हें आज रात किसी दूसरे कमरे में सोना पड़ेगा। उसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे धमकी दी। जब उसने उसके शब्द सुने तो उसने तुरंत उसकी कमर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। तो क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? ये सवाल पूछते समय उसकी आंखें चमक रही थीं। अंडस्को उसके हाव भाव देखकर वह मुस्कुराई और बोली, हाँ।
आज तुम्हारा निर्वासन आखिरकार समाप्त हो गया, तुम वापस आ सकते हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने एक बार फिर अपने होंठ उसके होंठों से टकरा दिए। उसकी बातें सुनकर वह इतना खुश हुआ कि उत्साह में आकर उसने उसे चूम लिया। झाओ मिंग मुस्कुराए और खुशी खुशी उसका चुंबन स्वीकार कर लिया। वह जी राजवंश का सम्राट था, लेकिन उसके लिए वह केवल जी चेंग था। चुंबन के बाद उन्होंने साथ में नाश्ता किया जो ठंडा हो चुका था। उसके बाद झाओ मिंग काम के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। वह उसके साथ और समय बिताना चाहता था, लेकिन वह उसके काम में बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह वापस चली गई। इसके अलावा उसे काम भी करना है। आखिरकार उसने पूरे 2 हफ्तों तक हरम के कामकाज की जांच नहीं की थी। श्रीमती महारानी जियाशी यहाँ हैं, लूशी ने घोषणा की और झाओ मिंग की अनुमति प्राप्त करने के बाद जियाशी को कक्ष के अंदर ले गईं। लूशी ने उन्हें चाय और नाश्ता परोसा और कमरे से चली गई। जियाशी झाओ मिंग के सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। वह इस कक्ष की सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। ये जी चेंग का कमरा था और वह पहली बार यहाँ आई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि झाओ मिंग आखिरकार यहाँ आ ही गई। पहले उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे कई बार उस पर तरस आता था, लेकिन अब वह एक सच्ची साम्राज्ञी की तरह दिखती है। वह न केवल हरम का प्रबंधन कर रही है, बल्कि जी चेंग के साथ उसके कक्ष में रह भी रही है। अध्याय 512 एक अद्भुत दृश्य। झाओ मिंग ने जियाशी की जिज्ञासु निगाह देखी और उसकी सलाह मानने के लिए अपना गला साफ किया। महामहिम, ये पिछले 2 सप्ताहों के कार्य की रिपोर्ट है। चूंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इन 2 सप्ताहों में अन्य पत्नियों द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास किया है। जियाशी ने अपने साथ लाई रिपोर्ट उन्हें सौंप दी। झाओ मिंग हैरान थी, क्योंकि उसने जियाशी से कुछ भी करने को नहीं कहा था, फिर भी वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। उस समय सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे जियाशी से दूसरों का हालचाल पूछने का भी समय नहीं मिला ताकि वे महीने के अंत के इनाम की तैयारी कर सकें। झाओ मिंग की उलझन भरी निगाहें देखकर जियाशी मुस्कुराए और बोली, महाराज ने मुझे पहले ही बताया था कि आप बीमार हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सभी की जांच करने और उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट आपके लिए तैयार करने को कहा है। इसीलिए मैंने ये सब तैयार किया है। जियाशी ने मुस्कुराते हुए ये बात कही। जी चेंग का उससे बात करना बहुत ही दुर्लभ था और इस बार तो उसने झाओ मिंग की वजह से ही उससे बात की थी। झाओ मिंग अनजाने में मुस्कुराया। उसके काम कितने विचारशील और प्यारे हैं। वह इतना प्यारा कैसे हो सकता है? उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक विचारशील है। झाओ मिंग ने रिपोर्ट की जांच की और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पिछले कुछ हफ्तों में अन्य रानियां सुलेख, खाना पकाने या बागवानी जैसी अन्य गतिविधियों में व्यस्त थीं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि विंजू और शियाओली भी रचनात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता है कि वे भी इनाम पाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कुछ देर काम के बारे में बात की और कुछ देर बाद जियाशी वापस चली गई। झाओ मिंग ने चारों ओर देखा और आह भरी। उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। उसने अपना दोपहर का भोजन किया और थोड़ी देर सोने का फैसला किया। आखिरकार मैं यहाँ आ गई। शेनजिया ने दूर से जी महल को देखकर आह भरी। वह परलोक से लौटने के बाद से पहाड़ों में ध्यान कर रही है। इस दुनिया में आने पर उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी और उसे अपनी शक्तियों को बहाल करने की जरूरत थी। हालांकि कुछ दिन पहले जब वह पहाड़ों से नीचे उतरने लगी तो उसने सुना कि महारानी सम्राट के साथ पास के शहर की यात्रा पर गई थीं। यही वो पल था जब उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी आंखों से झाओ मिंग को दूसरी दुनिया में देखा है। यहाँ तक कि जिस तरह से उसने सड़क पर पड़ी महिला का एक्यूपंक्चर से इलाज किया, वैसा केवल झाओ मिंग ही कर सकता था। तो फिर वो कौन व्यक्ति है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है? उसने जी शहर की यात्रा करने और महल में तथाकथित झाओ मिंग से मिलने का फैसला किया। उसे लगा था कि उसने श्राप के चक्र को तोड़ दिया है और अब झाओ मिंग परलोक में शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। लेकिन दुनिया में लौटने के बाद उसे यह खबर सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसे यह जानना ही होगा कि यह नई महारानी कौन है। कई रहस्यमयी बातें हैं जिनके जवाब उसे चाहिए। उसे इस अभिशाप को ठीक से तोड़ना होगा ताकि इतिहास खुद को न दोहराए। अब उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ये देखकर उसने आह भरी। महल तक पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। इतना चलने के बाद उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसके पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि जब वह इस दुनिया में वापस आई तो पहाड़ों में जाग उठी थी। इसलिए उसे ऊर्जा जुटाने में कई दिन लग गए और अंत में उसने शहर वापस आने का फैसला किया। शाम को जब जी चेंग कमरे में वापस आया तो उसने झाओ मिंग को साइड टेबल पर कुछ रखते हुए पाया। उसने उसकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया और वह पीछे से उसकी खूबसूरत छवि को निहारने में मग्न था। उसके बाल आधे खुले हुए थे और एक क्लिप से बंधे हुए थे। उसने हल्के बैंगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जिससे वह बेहद सौम्य और सुंदर दिख रही थी। 2 सप्ताह बाद अपने कमरे में वापस आकर वह उत्साहित और थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। झाओ मिंग, उनकी आवाज़ मधुर और बेहद आकर्षक थी। महाराज, जब उसने देखा कि वह वापस आ गया है तो वह मुड़ी और मुस्कुराए। वह अपनी आंखों से मुस्कुरा रही थी और यह नज़ारा देखकर उसके कान लाल हो गए। वह उसकी ओर चलने लगा, लेकिन कुछ अजीब देखकर रुक गया। यह उसका कमरा था, लेकिन पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि पर्दों और चादरों का रंग बदलकर लाल, आड़ू और सफ़ेद कर दिया गया था और उन पर फूलों की सजावट की गई थी। पूरे कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं और कमरे में एक अजीब लेकिन मीठी खुशबू फैली हुई थी। झाओ मिंग के होंठ उसके आश्चर्यचकित भावों को देखकर ऊपर की ओर मुड़ गए। महामहिम, क्या आपको मेरी व्यवस्थाएं पसंद आईं? वह इतने समय से इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगी हुई थी। उसे इस कमरे की पिछली व्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर्दों के रंग का चुनाव अच्छा नहीं था, इसलिए उसने अपनी पसंद के अनुसार कमरे का नवीनीकरण करने का फैसला किया।
उसने न केवल कमरे की सजावट बदली बल्कि कुछ समय पहले बनाई गई सुगंधित मोमबत्तियों का इस्तेमाल करके कमरे को और भी सुगंधित बना दिया। चूंकि उसने उसे स्वीकार करने का फैसला कर लिया है तो उसे इसे ठीक से करना चाहिए। वह पहले कदम उठाती है और फिर बाद में पछताती है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को सार्थक करने के लिए उसने फैसला किया कि वह उसके कुछ करने से पहले ही कार्रवाई करेगी। पिछली बार फैंग जू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया था और उसके बाद उसकी खराब सेहत के कारण वे बातचीत जारी नहीं रख सके। जी चेंग की तरह वह भी पूरे दिन उत्साहित महसूस कर रही थी। इसीलिए उसने इस रात को यादगार बनाने के लिए हर तरह की तैयारी कर ली थी। पहली बार होने के कारण वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी फिल्मों से सीखी हुई बातों के चलते उसने माहौल को रोमांटिक बनाने की पूरी कोशिश की। जी चेंग ने चारों ओर देखा और उत्सुकता से अपने होंठ सिकोड़ लिए। पूरा कमरा मोमबत्तियों से सजा हुआ था और बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसे घबराहट में घूंट भरते देख वह मुस्कुराए। अच्छा, उसकी प्रतिक्रिया मुझे बिल्कुल पसंद आई। उसने उसकी प्रतिक्रिया से प्रसन्न होकर सिर हिलाया। महामहिम, भोजन तैयार है। चलिए पहले भोजन कर लेते हैं, उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। उसने स्नान शब्द का उच्चारण धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से करते हुए कहा। उसकी निगाहें डगमगा उठीं क्योंकि वह पहले से कहीं अधिक खूबसूरत लग रही थी। उसे अचानक वह दृश्य याद आ गया जब वह बाथटब में आंखें बंद करके और होंठ सिकोड़ कर लेटी हुई थी। वह नज़ारा देखने लायक था। उस दृश्य को याद करते ही उसने अनजाने में ही घूंट भरी। अध्याय 513 तुम क्या हो? एक कुत्ता। झाओ मिंग उसके हाव भाव को देख रही थी और वह भी उसकी तरह ही घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं और वह चारों ओर ध्यान से देख रहा था। वह उसे उस मेज तक ले गई जो तरह तरह के व्यंजनों से भरी हुई थी और वे सभी व्यंजन उसके पसंदीदा थे। उसकी तैयारियों को देखकर वह मुस्कुरा उठा। अब तक तो वह खुद को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह खुलकर बात करने लगी थी और हर काम में पहल कर रही थी। चलो खाना खाते हैं। उसने हाथ जोड़कर सबसे पहले चॉपस्टिक उठाए। वह उसके खाने का इंतजार करने लगा क्योंकि उसे अब उसकी पहले खाने की आदत हो गई थी। उसने उत्साह से मांस का एक टुकड़ा उठाया, लेकिन उसे खुद खाने के बजाय उसने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने उससे मुंह खोलने को कहा और उसके सामने मांस का टुकड़ा दिखाया। वह हैरान था क्योंकि यह पहली बार था जब उसने उसे खाना पेश किया था। वह चौंक गया, लेकिन जब उसे समझ आया कि क्या हो रहा है तो उसने अपना मुंह खोला और खुशी खुशी उसे खा लिया। वह उसे मूर्ख की तरह घूर रहा था और उसके होंठों पर एक चमकदार मुस्कान उभर आई। रात के खाने के बाद झाओ मिंग ने उनकी ओर देखकर कहा, महाराज, अब आप स्नान कर सकते हैं। मैंने आपके लिए पानी तैयार रखा है, इससे आपको आराम मिलेगा। उसने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ यह बात कही। उसने अपनी भौहें उठाईं और होंठ सिकुड़े। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने नहा लिया है? उसका सवाल सुनकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, आपके आने से पहले मैंने स्नान कर लिया था। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी कि उसने इतनी जल्दी स्नान क्यों कर लिया। अगर उसने अभी तक स्नान नहीं किया होता तो शायद वे दोनों साथ में स्नान कर सकते थे। अपनी ही कामुक कल्पना से उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। ओह, तो फिर आप नहाने में मेरी मदद कर सकते हैं। आप मुझे मसाज भी दे सकते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे अपनी नसों को शांत करने के लिए मसाज की ज़रूरत है। उसे यह एहसास होते ही उसकी आंखें झपक गईं कि उसका दिमाग उससे कहीं ज़्यादा साहसिक है। उसने सोचा था कि आधुनिक युग के लोग ही इतने साहसी होते हैं, लेकिन वह तो इन मामलों में काफ़ी माहिर है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब मेरे पास आपको स्नान कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये कहते हुए वह धीरे से मुस्कुराए और उसका बाथरोब उतारने के लिए आगे बढ़ी। उसके अचानक किए गए कार्यों से वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी बात मान लेगी। जब उसने उसका भारी चोला उतारा और उसके भीतरी चोले के बटन खोलने के लिए आगे बढ़ी तो वह अचंभित रह गया। उसके नंगे मांसल शरीर को देखने के लिए कपड़ों की इतनी सारी परतें होने के कारण उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इस दुनिया की यही एक बात थी जिससे उसे सबसे ज़्यादा नफरत थी। आखिर इन्हें इतने सारे कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं? क्या ज़्यादा और भारी कपड़े पहनने से वे शाही बन जाते हैं? सचमुच, जब उसने जी चेंग के भीतरी वस्त्र के बटन खोलने शुरू किए तो जी चेंग पहले तो अचंभित रह गया। उसने उसके छोटे से चेहरे को देखा जो उसके कपड़ों से जूझते हुए बेहद प्यारा लग रहा था। उसकी निगाहें उसके नम होठों पर टिक गईं जो सिकुड़े हुए थे और उसे बेहद प्यारी बना रहे थे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह उसके वस्त्र के बटन खोल रही थी। ये देखकर वह चौंक गई और उसने असमंजस में ऊपर देखा, लेकिन इससे पहले कि उसकी नज़रें उससे मिल पाती वह उसके करीब आया और उसके होठों को चूम लिया। वह उसके अचानक चुंबन से अचंभित रह गई। चुंबन जल्दबाजी भरा और साथ ही सावधानी से किया गया था। आने वाली चुनौतियों को जानकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे उसकी पीठ के पीछे कर दिया तो उसका शरीर कांप उठा। जब उसने उसके होठों पर अपना मुंह रखकर चुंबन को आगे बढ़ाया और उनके शरीरों के बीच की दूरी को कम किया तो चुंबन की तीव्रता और बढ़ गई। उसके हाथ उसके शरीर पर घूमने लगे और वह उसे बेतहाशा चूमने लगा। उसने हाथ से उसका लबादा खोला और ऊपरी लबादा उतार दिया। उफ, उसने कराहते हुए कहा जब उसे एहसास हुआ कि उसने न केवल उसका ऊपरी वस्त्र बल्कि भीतरी वस्त्र भी उतार दिया था। अब वह उसके सामने एक लंबी स्कर्ट पहने खड़ी थी जिसके ऊपर सूती कपड़ा उसके स्तनों को ढके हुए था। उसे लगा कि यह अन्याय है क्योंकि उसने अभी तक केवल उसका ऊपरी वस्त्र ही उतारा था। इस बार वह पहल करना चाहती थी, लेकिन उसने अपने होठों से उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। उसने उसकी सिसकियां नहीं सुनी और उसके चिकने शरीर को सहलाता रहा। उसके हाथ नीचे की ओर बढ़े और उसने उसके नितंबों को दबाया जिससे वह आनंद से चीख पड़ी। उसने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया और एक झटके में उसकी लंबी स्कर्ट की गांठ खोल दी जिसके परिणामस्वरूप स्कर्ट नीचे गिर गई। जब उसे एहसास हुआ कि वह उसके सामने लगभग नग्न खड़ी है तो वह चौंक उठी।
उसके सीने के अलावा उस एक कपड़े का टुकड़ा उसके शरीर को ढके हुए था। उसे अचानक शर्मिंदगी और असहजता महसूस हुई। उसने कभी किसी को अपना नग्न शरीर नहीं दिखाया था और पिछली बार भी उसने स्कर्ट पहनी हुई थी, लेकिन आज वह लगभग नग्न थी, केवल एक कपड़े के टुकड़े से उसके स्तन ढके हुए थे। जब उसकी स्कर्ट नीचे गिरी तो वह कराह उठा। उसने उसे सांस लेने का समय देते हुए चुंबन रोक दिया और फिर उसकी कॉलरबोन और गर्दन पर हल्के हल्के चुंबन करते हुए आगे बढ़ा। उसकी त्वचा इतनी सफ़ेद और चिकनी थी कि बिना कुछ ज्यादा किए ही उसके शरीर पर उसके निशान पड़ गए और त्वचा लाल हो गई। फिर अंत में उसका हाथ उसके स्तनों की ओर बढ़ा। उसने अपना सिर उठाकर उसके लाल हुए चेहरे को देखा। उसकी आंखें बंद थीं और वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी थी। उसने उसे कमर से पकड़ रखा था, वरना अब तक वह जमीन पर गिर चुकी होती। उसने नीचे देखा और गहरी सांस ली जब उसने देखा कि उसका निचला शरीर पूरी तरह नग्न था। उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे और करीब खींच लिया और उसके नितंबों को फिर से दबाया, जिससे वह आनंद से कराह उठी। उसने उसके सीने पर लिपटे कपड़े को देखा और झुककर उसे अपने दांतों से पकड़ लिया। इस बार उसे खोलने के लिए संघर्ष करने के बजाय उसने उसे सीधे नीचे खींच दिया। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और महसूस किया कि पिछली बार उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था। सांस। जैसे ही कपड़ा नीचे गिरकर उसकी स्कर्ट से मिला, उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से आगे झुका और उसके एक स्तन को अपने मुंह में ले लिया, जिससे वह हौंफने लगी। वह दूसरे स्तन को मसलने लगा और साथ ही दूसरे स्तन को खाने की कोशिश भी कर रहा था। जैसे जैसे यह अनुभूति तीव्र होती जा रही थी, उसे आनंद से चक्कर आने लगा और उसने खुशी से अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। ओह लानत, ओह बड़ा हूँ, मुझे वहां मत काटो। जब उसने अचानक उसके स्तन पर काट लिया तो वह दर्द से चीख पड़ी। तुम क्या हो, एक कुत्ता? दर्द और आनंद के मिश्रण को महसूस करते हुए वह खुद को कोसने से नहीं रोक सकी। उसकी बात सुनकर वह रुक गया। कुत्ता? चूंकि वह विदेशी व्यापारियों से लेन देन करता है, इसलिए उसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती होगी, और यह शब्द उन शब्दों में से एक था जिसे वह जानता था। क्या उसने उसे कुत्ता कहा था, वह भी अंग्रेजी में? अध्याय 514 सुंदर। जब जी चेंग ने झाओ मिंग को अपने कुत्ते को अंग्रेजी में पुकारते सुना तो वह दंग रह गया। विदेशी व्यापारियों के साथ लेन देन के कारण उसे इस विदेशी भाषा और बाकी सब चीज़ों के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन वह इस भाषा को कैसे जानती है? जब महारानी के जन्मदिन के भोज में उसने पहली बार अंग्रेजी बोली तो उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन इस बार वह स्पष्ट रूप से जानता है कि वह अंग्रेजी बोल रही है और यह सिर्फ बकवास नहीं है। झाओ मिंग ने आंखें खोली जब उसे एहसास हुआ कि वह बीच में ही रुक गया है। जब उसकी नज़रें उसकी आंखों से मिली तो उसने उनमें उलझन देखी। उसने भौहें चढ़ाईं और जब उसे वास्तविकता का एहसास हुआ तो उसे पता चला कि उसने अनजाने में ही उसे अपशब्द कह दिए थे, और वह भी अंग्रेजी में। अगर उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होता तो इस स्थिति को संभालना आसान होता, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अंग्रेजी आती है। इसके अलावा उसके भावहीन चेहरे से ऐसा लगता है कि उसे कुत्ता शब्द का अर्थ भी पता है। उसके भावहीन चेहरे को देखकर वह डर से अपने होंठ सिकोड़ बैठी। क्या उसने सचमुच सम्राट को कुत्ता कह दिया? जब उसने उसकी आंखों में देखने के लिए अपनी पीठ सीधी की तो वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह आगे झुकी और अपने होठों से उसके होठों को चूम लिया। उसे चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसका ध्यान भटकाने का बेहतर तरीका क्या है? अल्पविराम। जी चेंग उस समय चौंक गया जब उसने अचानक उसका चेहरा पकड़कर अपने होंठ उसके होठों से चिपका दिए। उसका चुंबन जल्दबाजी भरा और बेढंगा था। वह सम्मोहन की अवस्था में था और उससे पूछना चाहता था कि उसने उसे कुत्ता क्यों कहा या क्या उसे इसका अर्थ भी पता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने उसे चूम लिया। हालांकि उसके चुंबन ने उसे दीवाना बना दिया और जिस तरह से वह उसके बालों से खेल रही थी, उसने उसे और भी ज्यादा दीवाना बना दिया। जल्द ही उसने पहल की और अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखकर उसे अपनी ओर धकेलते हुए चुंबन को और गहरा कर दिया। जब वह उसे चूम रहा था तब उसकी आंखों में मुस्कान थी, क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व महसूस कर रही थी। जी चेंग, जो उसे चूम रहा था, ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक भाव देखा। वह अपनी आंखों से मुस्कुरा रही थी, जिससे वह बेहद आकर्षक लग रही थी। वह 1 मिनट के लिए रुका और उसकी आंखों में देखता रहा। झाओ मिंग भी हैरान रह गया जब उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। चुंबन धीमा और कामुक हो गया, जिससे वह आहें भरने लगी जब उसने उसके शरीर को अपने करीब खींचा। उसके शरीर पर कपड़ों की परत होने के बावजूद वह उसकी कठोरता को महसूस कर सकती थी। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाने का फैसला किया। उसने साहस दिखाते हुए अपना पैर उठाया और अपने दाहिने पैर के घुटने को उसकी कठोरता से रगड़ा। उफ! वह कराह उठा जब उसने उसके कपड़ों के ऊपर से ही उसके लिंग को रगड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी साहसी हो सकती है। जब उसने उसे कांपते हुए महसूस किया तो वह शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उसने चुंबन की शुरुआत की और अपनी टांग से उसे उत्तेजित करती रही, जिससे वह बेकाबू हो गया। इस दौरान वह धीरे धीरे और लगातार उसकी आंखों में सीधे देखते हुए उसका वस्त्र उतार रही थी। वह इतना हैरान था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही झाओ मिंग है। जब उसने उसका भीतरी वस्त्र हटाया तो उसकी मजबूत मांसपेशियों वाली छाती उसकी नज़र में आ गई। उसने घबराकर उसकी मजबूत मांसपेशियों को छुआ, जिससे वह कराह उठा। उसने उसे कई बार अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा है, लेकिन हर बार उसकी आंखें कम से कम आधी बंद रहती थीं। लेकिन अब वह इतना करीब है कि वह उसकी इन मजबूत मांसपेशियों को छू भी सकती है। उसने उसकी ढीली पैंट पर नजर डाली। हालांकि इस दुनिया में कपड़े ढीले और भारी होते हैं, फिर भी वह उनमें आकर्षक लग रहा था। अगर वो उसके ज़माने में होता तो वो टॉप मॉडल बन सकता था। वो तो इन कपड़ों को भी बहुत खूबसूरत बना सकता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे बूढ़े आदमी पसंद आएंगे। यही वजह है कि उसे अपने समय में किसी लड़के के लिए कोई भावना महसूस नहीं हुई। उसने उसके पैंट उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने उसे रोक दिया।
नहीं, उसने असमंजस भरी नज़रों से उसकी ओर देखा, लेकिन पल भर में वह हवा में तैरने लगी। उसने उसे राजकुमारी की तरह गोद में उठा लिया था और बिस्तर की ओर चल रहा था। वह उसके इतने करीब थी कि उसे अपनी जांघों पर उसका हाथ महसूस हो रहा था जो उसे कसकर पकड़े हुए था। उसे असहज और शर्मिंदा दोनों महसूस हो रहा था क्योंकि वह पूरी तरह नग्न थी और वह उसे इस तरह से उठाए हुए था। क्या तुम थोड़ी देर पहले नहाने नहीं जा रहे थे? उसे याद आया कि जब उन्होंने नहाना शुरू किया था तब वह नहाने की तैयारी कर रहा था। बाद में उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया जब उसने अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपाने की कोशिश की। अंडरस्को उसके उसके निपल्स उसके मुंह के सामने देखकर वह चौंक गई। घबराहट में उसने घूंट भरी जब उसे उन सभी फिल्मों को देखकर सीखी हुई हरकतें याद आईं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने उसे नर्म बिस्तर पर लिटा दिया। वह नीचे से उसे देख रही थी क्योंकि वह उसके ऊपर था। उसने कुछ नहीं कहा और बस अपनी आंखों में प्रशंसा लिए उसे देखता रहा। सुंदर उद्धरण चिन्ह अंडरस्को उसकी इस तरह की तारीफ सुनकर उसका चेहरा और भी लाल हो गया। बिना देर किए उसने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटकर उसे नीचे खींच लिया और चुंबन किया। हमेशा की तरह वह पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने भी उसका साथ दिया। वह उसके ऊपर लेटा हुआ था और उसके कोमल नग्न शरीर को महसूस कर रहा था, जिससे चुंबन के दौरान वह कई बार कांप उठी। कुछ देर बाद उसने चुंबन तोड़ा और नीचे की ओर बढ़ते हुए उसके स्तनों को चूमने लगा, रास्ते में उसकी कॉलरबोन और गर्दन पर हल्के हल्के चुंबन करता हुआ। उसने एक बार फिर उसका एक स्तन अपने मुंह में ले लिया और भूखे जानवर की तरह चूसते हुए उसे कपकपा दिया। इस बार झाओमिंग दांत पीसते हुए कांप उठी और उसे अपशब्द न कहने की कोशिश की। वह इस बात को ध्यान में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी कि वह एक सम्राट है। उसकी माँ ने भी शायद पहले कभी उसे अपशब्द नहीं कहे होंगे। वह ऐसा कैसे कर सकती है? हैश अध्याय 515 कॉन्डोम क्या है? उसके स्तनों से खेलने के बाद वह अंत में नीचे की ओर बढ़ा और उसकी नाभि, जांघों और फिर उसकी भीतरी जांघों पर हल्के चुंबन करने लगा। उसके कामुक चुंबनों के कारण वह अनियंत्रित रूप से कांप उठी और उसे अपने शरीर में सनसनी की एक लहर महसूस हुई जिसके परिणामस्वरूप उसके पैर की उंगलियां मुड़ गईं। वह पसीने से तरबतर थी और उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। जब उसने उसकी जांघों को सहलाना शुरू किया और उसकी नंगी त्वचा पर चुंबन देने लगा तो उसने अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। जब उसने महसूस किया कि वह अपने हाथों से उसके पैर फैला रहा है तो उसकी चेतना अचानक लौट आई। उसने तुरंत घबराकर उसकी ओर देखा। जैसे ही उसे होश आया उसके होंठ कांपने लगे। वह साहसी और बेबाक दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असल में वह अंदर से बेहद डरी हुई थी। यह उसका पहला अनुभव है और दुर्भाग्य से उसे इसके बारे में पता भी नहीं है। ये झाओमिंग का शरीर है और अपनी यादों के आधार पर वह जानती है कि वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जी चेंग ने ऊपर देखा जब उसने उसे अपने पैरों को आपस में जकड़े हुए पाया। उसने महसूस किया कि वह कांप रही थी और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उसे याद आया कि उसने उसे पहली बार बेहद बुरा अनुभव दिया था और उसकी निगाहें कोमल हो गईं। लेकिन इस बार वह उस बुरी याद को उसके मन से मिटाना चाहता है। उसने अपनी निगाहें उससे मिला लीं और अपनी निगाहों से उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में कोमलता और स्नेह देखकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। कभी कभी दूसरे को समझाने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए सिर्फ एक नज़र ही काफ़ी है। उसकी निगाहें देखकर वह सहज हो गई और झिझकते हुए उसने अपने पैर खोल दिए। उसे बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन जब उसने अपने पैर फैलाए तो उसने नीचे नहीं देखा बल्कि उसके चेहरे को घूर रहा था। इससे उसे अधिक आराम महसूस होता है और उसे ये तसल्ली मिलती है कि उसे इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। जब उसने अपनी निगाहें उसके चेहरे से हटाकर उसकी टांगों पर डाली जो थोड़ी फैली हुई थीं और उसके लिए रास्ता बना रही थीं। उसके गुलाबी होंठ देखकर उसने गहरी सांस ली। उसकी सांस अटक गई और वह और भी उत्तेजित हो गया। बिना किसी बात का इंतजार किए वह नीचे झुका और उसकी जांघों के भीतरी हिस्से पर हल्के हल्के चुंबन करने लगा, धीरे धीरे उसके गुलाबी होंठों की ओर बढ़ने लगा। उसका शरीर कांप रहा था और उसने चादरों को कसकर पकड़ रखा था। जब उसने उसके निचले होंठों को अपने मुंह से छुआ तो वह रो पड़ी। जब वह उसके निचले होंठों को चूस रहा था तो वह दर्द और आनंद के मारे रोने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे अपने गुप्तांग में कुछ गर्म सा महसूस हुआ जिससे उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया जब उसने अपनी जीभ से उसे भेद दिया और उसे घुमाया जिससे उसके अंदरूनी अंग आनंद से झंझना उठे। वह उसके कूल्हों को पकड़कर उन्हें स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। जब उत्तेजना तीव्र हुई तो चरम सुख तक पहुंचते समय उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसने उसके रस को पी लिया और उसकी मोहक आकृति को निहारने के लिए बिस्तर पर बैठ गया। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह पसीने से तरबतर थी। उसने गहरी सांस ली और जल्दी से अपनी ढीली पैंट उतार दी। जब उसका लिंग उसकी पैंट से बाहर निकल आया तो उसकी सांसें थम गईं। उसके कठोर हो चुके लिंग को देखकर वह सदमे से मुंह खुला रह गया, जो मजबूती और गर्व के साथ खड़ा था। यह इतना बड़ा क्यों है? ये सोचकर वह घबरा गई कि क्या वह उसके अंदर समा भी पाएगा। ये पहली बार था जब उसने किसी पुरुष का पुरुषत्व देखा था। उसके गाल गुलाबी हो गए और उसने 2 बार पलकें झपकाईं। झाओमिंग, उसने उसे धीरे से पुकारा। धीरे धीरे और स्थिर गति से उसने उसके गीले शरीर के भीतरी हिस्से की ओर हाथ बढ़ाया। वह करा उठा और अपने उत्तेजित लिंग को उसकी गीली योनि से रगड़ने लगा। झाओमिंग, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा, उसने धीमी आवाज में सीधे उसकी ओर देखते हुए कहा। उसने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह उसके अंदर प्रवेश करने लगा उसे कुछ याद आ गया और वह सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इंतजार। जब उसने अचानक ऊंची आवाज में चिल्लाया तो वह चौंक गया। वह चिंता से उसकी ओर देखने लगा, ये सोचकर कि कहीं उसने उसे किसी तरह से चोट न पहुंचा दी हो। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें कहीं चोट पहुंचाई? उसने घबराहट भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और पूछा, कॉन्डोम कहाँ है?
अंडरस्को जी चेंग अवाक होकर उसे देखती रही। कॉन्डोम, ये कॉन्डोम क्या है? क्या ये किसी प्रकार की दवा है? उसने अपनी बेचारी कठोरता को पकड़े हुए धीमी आवाज में पूछा। उसने अपनी आंखें झपकाईं और उसके होंठ एक सीधी रेखा में बदल गए। अरे, मैं एक पल के लिए भूल ही गया था कि इस दुनिया में कॉन्डोम हो ही नहीं सकता। वह उसे घूरने लगी क्योंकि उसे अचानक इस फैसले को लेकर असहजता महसूस होने लगी थी। वह उसे ये भी नहीं समझा पा रही थी कि उसे क्या महसूस हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उसने जटिल भावों के साथ उसकी ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए उसके होठों को चूमा और उसके सारे सवालों को अनसुना कर दिया। उसका दिमाग सुन्न हो गया और देखते ही देखते वह बिस्तर पर थी और वह उसके ऊपर था। उसने उसके सख्त शरीर को थामा और उसकी गीली योनि को छुआ। उसने अपने होंठ सिकुड़े और दांत पीसते हुए कहा, छोड़ो इसे, चलो बस कर लेते हैं। जब वह धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश कर रहा था तो उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसके अंदरूनी अंगों में हलचल हुई जिससे वह अनियंत्रित रूप से सिहर उठी। दर्द असहनीय और अजीब था। ये दर्दनाक तो था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह रुके। उसके अंदरूनी अंगों में हलचल महसूस होने पर वह करा उठा। वह बहुत कसी हुई थी। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें बहने लगीं और उसकी नसें फूल गईं। उसने उसकी पीठ सहलाते हुए उसके दर्द को कम करने की कोशिश की और कहा, चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी क्योंकि वह खुद को उसके अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। वह सावधानी बरत रहा था और उसे चोट न पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह उसकी सांत्वना भरी बातें सुनने की हालत में नहीं थी। असहनीय दर्द के कारण वह अपने दांत कसकर भींच रही थी ताकि खुद को गाली न दे सके। जल्द ही दर्द की जगह आनंद ने ले ली और वह उसकी कठोरता के अनुरूप अपने कूल्हों को हिलाने लगी। उसकी मोहक आकृति को देखकर, जो अपने आप ही हिल रही थी, उसकी सांसें थम गईं। उसने दांत पीसते हुए देखा कि अब वह ठीक है और फिर उसने खुद को जोर से उसके अंदर धकेलना शुरू कर दिया। जब भी वह जोर से खुद को अंदर डालता था, वह दर्द और आनंद से रोती और चीखती थी। बस, थोड़ा और तेज करो। उसे बिस्तर पर इतना उत्तेजित देखकर उसकी सांस अटक गई। उसे उनके पहले पल की कोई बात याद नहीं थी, लेकिन उसे अपनी जंगली प्रवृत्ति और उसकी आज्ञाकारिता याद थी। वह पहले इतनी सक्रिय नहीं थी, लेकिन उसे उसका ये रूप पसंद है। उसने उसके आदेश का पालन किया और अधिक बल से उसके अंदर प्रवेश किया जिससे वह आनंद से चीख पड़ी। वह उसके होंठों को चूमने के लिए झुका और साथ ही अपने शरीर को उसके अंदर धकेलने लगा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा और उसने उसकी कोमल चीखों को निगल लिया जो उसके लिए ऊर्जा बूस्टर की तरह थी। चरम सुख प्राप्त करते ही वह बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने प्यार से उसकी पीठ सहलाई और धीमी आवाज में कहा, अभी मत सो, मुझे साफ सफाई में तुम्हारी मदद करने दो। वह देख सकता था कि उसमें जरा भी ऊर्जा नहीं बची थी। इस हालत में वह आगे कैसे बढ़ सकता था? हालांकि वह और भी कुछ करना चाहता था क्योंकि एक बार उसके लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन उसने उसे आराम करने देने का फैसला किया और उसे स्नान कराने के लिए बाथरूम में ले गया। बाथटब में ही वह सो गई क्योंकि वह इतनी थक गई थी कि अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रही थी। अंत में उसे कपड़े बदलने में मदद करनी पड़ी और फिर उसे उठाकर बाहर ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसे इतनी शांति से सोते देख वह मुस्कुरा उठा। उसने उसके माथे पर एक चुंबन दिया और फिर उसे बाहों में भरकर उसके बगल में लेट गया। अध्याय 516 इतना बड़ा होने के लिए मुझे खेद है। अगले दिन जब झाओ मिंग ने धुंधली आंखों से अपनी आंखें खोलीं तो उसकी नज़र जी चेंग के सुंदर चेहरे पर पड़ी। सुबह के समय वह बेहद आकर्षक और सुंदर दिख रहा था। पिछली रात की घटना याद आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके सुंदर चेहरे को देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने सच में उसके साथ ऐसा किया। वह इस दुनिया में अनिच्छा से आई थी, लेकिन लगता है कि उसके लिए हालात और भी मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि अब वह वापस भी नहीं जाना चाहती। उसने अनजाने में ही अपना हाथ उस सुंदर चेहरे को छूने के लिए उठाया। उसने अपनी बाहों को छुआ और फिर उसे उसकी नाक तक ले गई, उसके होठों पर आकर रुक गई। ये वही होंठ थे जिन्होंने कल रात उसके दिमाग को धुंधला कर दिया था। उसने अपने होंठ सिकुड़े और आगे झुककर उसके होठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया। वह उसे जगाने से रोकने के लिए बस एक हल्की सी चुंबन देने की योजना बना रही थी, लेकिन कौन जानता है कि वह खुद चुंबन की शुरुआत तो कर सकती है, लेकिन अपनी मर्जी से उसे खत्म नहीं कर सकती। इससे पहले कि वह चुंबन समाप्त कर पाती, उसने अपनी पीठ पर उसका हाथ महसूस किया और उसने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया और उसी समय उसका दूसरा हाथ उसके सिर के पिछले हिस्से पर फिसल गया और चुंबन को और गहरा करने के लिए उसे धक्का दिया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और उसने थोड़ा संघर्ष करते हुए उसे छुड़ाने की कोशिश की। रुको, नहीं, हमने अभी तक हाथ मुंह नहीं धोए हैं। उसे नहाने से पहले ये सब पसंद नहीं था, लेकिन उसने उसे कोई विकल्प नहीं दिया और उसके होठों पर चुंबन को और गहरा कर दिया। अंततः उसके पास उसके कार्यों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। चुंबन भावुक और लंबा था। जब उसकी सांस फूलने लगी तो उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और बिस्तर पर बैठ गई। बस अब और नहीं, मुझमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची है। वह हौंकते हुए बिस्तर पर बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना ही। तुम्हें अपनी सहनशक्ति बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तुम इस मामले में बहुत कमज़ोर हो। उसने उसका लाल चेहरा देखकर हंसते हुए कहा। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं नहाने जा रही हूँ। उसने आज सबसे पहले नहाने का फैसला किया था, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े वह लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और असहनीय दर्द हो रहा था, खासकर उसकी जांघों और कमर के निचले हिस्से में। जी चेंग अचानक पीछे गिरते हुए चौंक गई। क्या हुआ? उसने उसे घूरकर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें इतना बड़ा होने के लिए किसने कहा था? तुमने कल रात मुझे लगभग मार ही डाला था। वह दर्द से लगभग चीख पड़ी। उसने अपने होंठ सिकुड़े और असमंजस में अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा।
क्या वाकई यह उसकी गलती थी? कल रात उसकी हालत देखकर वह दूसरा राउंड करने भी नहीं गया। लेकिन फिर भी यह उसकी गलती है। वह खिलखिलाकर हंसा और बोला, हाँ, मुझे माफ़ करना कि मैं इतना बड़ा हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने होंठ सिकुड़े और उसे घूर कर देखा, जिससे उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने खुद को मजबूर किया और गिरने से बचने के लिए संघर्ष करते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। जी चेंग बाथरूम में जाते हुए मुस्कुराया। सुबह सुबह उसके गुस्से वाले चेहरे ने उसका दिन बना दिया था। हे भगवान, वह इतनी प्यारी क्यों है? उसने बुदबुदाते हुए कहा जब उसने उस बेचारी को बाथरूम के अंदर जाने के लिए संघर्ष करते देखा। तारांकन 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 तारांकन। जियामिंग ने आईने में देखा और गहरी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी और जियामिंग की आत्माएं एक दूसरे से बदल गई हैं। तो वो सपना सपना नहीं था। क्या वो सचमुच सच था? उसे वो सपना याद आया जिसमें जी चेंग ने झाओ मिंग को सब कुछ बता दिया था। क्या ये सब सच था? उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसे एहसास हुआ कि उस समय उससे प्यार करने वाली वह अकेली नहीं थी। अगर उसने हिम्मत दिखाई होती और वेंजू और शियाओली से सख्ती से निपटा होता तो हालात बेहतर होते। लेकिन उसे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वह इस दुनिया में आए और लिवी से मिल पाए। जियामिंग, अगर तुमने सचमुच महल में मेरी जगह ले ली है तो कृपया सुख से रहो। मैं यहाँ खुश हूँ, इसलिए तुम भी सुख से रहो। मुझे नहीं पता कि तुम सुन पा रहे हो या नहीं, लेकिन अगर सुन पा रहे हो तो क्या तुम अब से जी चेंग का ख्याल रख सकते हो? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी और लीवेई की तरह खुशहाल जीवन जियो। मुझे उम्मीद है हम जहाँ अभी हैं वहीं रह सकें। उसने भारी मन से सामने लगे दर्पण में देखते हुए कहा। उसे याद आया कि उस सपने में जी चेंग ने झाओ मिंग को प्रेम भरी निगाहों से देखा था। साथ ही उसने अपने शरीर में मौजूद असली शीमिंग की आंखों में कोमल और प्रेमपूर्ण भाव भी देखे थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो कोमलता झलकती है उसे समझना मुश्किल नहीं है। वह बस यही चाहती थी कि वे दोनों भी उसी तरह खुशी से रहें जैसे वह और लीवेई रह रहे थे। अगर सिर्फ वही लोग खुश रहें तो यह अन्याय होगा। उसे लीवेई में अपना सच्चा प्यार मिल गया। वह बस यही चाहती थी कि असली शीमिंग को भी अपना प्यार मिल जाए। चाहे जी चेंग हो या कोई और, वह बस यही चाहती है कि वह खुश रहे। श्रीहान ने शीमिंग को आराम करने के लिए 2 दिन और घर पर ही रहने का आदेश दिया था। महल की यात्रा के दौरान उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी, इसीलिए उन्होंने उसे 2 दिन का आराम दिया था। इसके अलावा वह पिछले कुछ दिनों से कड़ी मेहनत कर रही है। उन्हीं की वजह से वे तय समय से आगे चल रहे हैं। उन्होंने अपने दृश्यों की शूटिंग उम्मीद से पहले ही पूरी कर ली है। अब सिर्फ युआन लेई के साथ वाले सीन ही बचे हैं और वे सभी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वह चाहता था कि युआन लेई के साथ काम शुरू करने से पहले वह थोड़ा आराम कर ले। इसी बीच प्रोडक्शन हाउस के आधिकारिक वीबो अकाउंट से आगामी फिल्म और आधिकारिक कलाकारों के बारे में घोषणा करते हुए एक पोस्ट किया गया जिसमें फोटोशूट की अन्य तस्वीरों का उपयोग किया गया था। श्रीहान ने भी वही पोस्ट साझा की जिससे लोगों में हलचल मच गई। 2 हफ्ते पहले एक मशहूर मीडिया आउटलेट ने फिल्म के बारे में एक लेख प्रकाशित किया था, लेकिन अब जब प्रोडक्शन हाउस और निर्देशक खान ने आधिकारिक तौर पर आगामी फिल्म और कलाकारों की घोषणा कर दी है तो लोगों में उत्साह और बढ़ गया है। प्रतिक्रिया पहले जैसी ही थी और कई लोगों ने देखा कि ज़ीमिंग हर पोशाक में खूबसूरत और आकर्षक लगती हैं। तस्वीर में उन्होंने पिछली बार से अलग पोशाक पहनी थी, लेकिन फिर भी वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वाह, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। भला यह खलनायिका का किरदार कैसे निभा सकती है? अरे वाह, तो वो खबर सच निकली। श्रीहान ने वाकई अपनी फिल्म में अभिनय के लिए एक नए कलाकार को चुना। ये तो दिलचस्प है। यह एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म है। क्या यह इस तरह की शैली में निर्देशन करने का उनका पहला अनुभव नहीं है? ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। मुझे इस तरह की शैली पसंद नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि यह फिल्म कैसी होगी, लेकिन मैं इसे अपने प्यारे वू शेंग के लिए देखूंगा। अध्याय 517। क्या ज़ीमिंग का मतलब उस कमीनी से है? जिन कॉर्पोरेशंस। शिनई, क्या तुमने वीबो पर यह पोस्ट देखी? तुम्हारी बहन मिस्टर हान की आने वाली फिल्म में डेब्यू करने जा रही है। दूसरी लड़की ने इशारे से कहा और अपने फ़ोन पर कुछ दिखाते हुए उसे यह बात बताई। शिन्नी अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी और दूसरी लड़की की बातें सुनकर वह असमंजस में अपनी बाहें ऊपर उठा बैठी। पिछले कुछ दिनों में ऑफिस में काम इतना ज़्यादा था कि उसे कुछ भी करने का समय नहीं मिला, इसलिए वह वीबो या कुछ और चेक नहीं कर पाए। उसने भौहें चढ़ाकर उस लेख को देखा जो लड़की उसे दिखा रही थी। खबर देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या जियामिंग श्रीहान की आने वाली फिल्म में काम कर रहे हैं? ये कैसे हुआ? वह मिस्टर हान के बारे में जानती है। वह इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय हैं और लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए मशहूर थे। उनकी फिल्मों से डेब्यू करने वाले कलाकार भी काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं और अब इंडस्ट्री में बड़े नाम बन चुके हैं। वे शायद ही कभी किसी नए कलाकार को रोल देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं तो वह व्यक्ति देखते ही देखते लोकप्रिय हो जाता है। और इस फिल्म में शीमिंग न केवल एक नवोदित कलाकार हैं, बल्कि उनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कैसे संभव है? वह जिस ज़ीमिंग को जानती थी वह अभिनय में बहुत बुरी थी। वह मानती है कि वह किसी गुंडे या बदमाश का किरदार तो निभा सकती है, लेकिन महारानी का ये तो नामुमकिन है। भले ही वह खलनायिका हो, लेकिन भूमिका के कारण उसे किसी न किसी प्रकार की शालीनता दिखानी होगी। और उसे शालीनता का नाम तक नहीं पता। उसके दिमाग में गुस्सा दौड़ गया और उसने दांत पीस लिए। उसे आज भी वह दिन याद था जब ज़ीमिंग ने लीवेई के दफ्तर में सबके सामने उसका अपमान किया था। उसके विभाग में हर कोई उस घटना के बारे में जानता है और उसे सभी के उपहास और उदासीनता भरे रवैये को सहना पड़ा। हालांकि कुछ समय से दफ्तर में नियम सख्त हो गए हैं और किसी को भी जिन लीवेई के निजी जीवन या विशेष रूप से उनकी पत्नी के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। दफ्तर में सभी को इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि इसे बाहर आने से पहले ही दबा दिया गया है। उसे इस बात से खुशी हुई क्योंकि उसे लगा कि लीवेई और शीमिंग के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए उसने सबको इस बारे में बात करने से रोक दिया है।
लेकिन अब इस लेख को देखकर उसे समझ आ गया कि यह सब शी मिंग की वजह से है। शिन्नी ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली और फ़ोन को ज़मीन पर फेंकने ही वाली थी कि तभी उस लड़की ने कहा, शिन्नी, तुम क्या कर रही हो? ये मेरा फ़ोन है, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो कुछ और ढूंढो, कृपया मेरे फ़ोन को मत छुओ। उस लड़की ने शिन्नी के हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसे ताना मारा। वह स्पष्ट रूप से उसका मजाक उड़ा रही थी क्योंकि शिन्नी हमेशा खुद को बहुत बड़ा और शक्तिशाली समझती है, लेकिन शी मिंग की केवल एक ही उपस्थिति ने विभाग में उसकी प्रतिष्ठा को बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। लड़की के वापस जाने के बाद शिन्नी ने रुक्सी को पुकारा, माँ, क्या आपको पता है कि शी मिंग निर्देशक खान की आने वाली फिल्म में अभिनय की शुरुआत करने जा रहा है? अभी अभी घर में दाखिल हुई शी रुक्सी ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ा लीं। तुम क्या कह रहे हो? शी मिंग, मतलब वो कमीनी, वो अपने दोस्तों के साथ जापान में छुट्टियां मनाने गई थी और आज ही वापस आई है। अंडरस्को। शिन्नी ने अपनी बात सुनकर और भी चिढ़कर अपना माथा रगड़ा। फिर उसके अलावा वह और कितने जी मिंग को जानती है? माँ, रॉक्सी ने उसकी नाराजगी भांपते हुए होंठ सिकोड़े और कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और ये डायरेक्टर हान कौन है? क्या वो कोई बड़ा आदमी है? रॉक्सी सिर्फ फिल्में देखती है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म किसने बनाई है। उसने पहले भी उसकी फिल्में देखी हैं लेकिन उसका नाम नहीं जानती। हाँ माँ, वह इंडस्ट्री के सबसे मशहूर और सम्मानित निर्देशक हैं। मुझे आश्चर्य है कि उसे उनकी फिल्म में भूमिका कैसे मिल गई। रॉक्सी ने भौहें चढ़ाकर कहा, आप कह रहे हैं कि शी मिंग मनोरंजन जगत में कदम रख रही है और ली वेई ने उसे ऐसा करने दिया? जिन परिवार ने मनोरंजन जगत में उसके काम करने के बारे में कुछ नहीं कहा। शिन्नी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है कि उसने इसकी अनुमति दी या नहीं, या कौन जाने उसने उनकी अनुमति ली है या नहीं। क्या आप नहीं जानते कि शी मिंग दूसरों की राय सुनने वाला व्यक्ति नहीं है? रॉक्सी ने अपने होंठ सिकोड़े और कुछ देर तक सोचती रही। तो मुझे लगता है कि यही तुम्हारा मौका है। हम सब उसकी शख्सियत जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उसने ली वेई की इजाज़त के बिना ही इस इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया होगा, वरना ओल्ड जिन शी मिंग को इस झंझट भरी इंडस्ट्री में कैसे आने देते। मुझे नहीं लगता कि वे इस लड़की के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाएंगे। जूस पीते हुए वह मुस्कुराए। जिया मिंग को लगा कि उसकी माँ की बातें सही थीं। माँ, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। मुझे जाकर ली वेई से इस बारे में बात करनी चाहिए। वह सब कुछ लेकर बहुत परेशान होगा। मुझे जाकर उसे दिलासा देना चाहिए। शिन्नी ने नखरे दिखाते हुए कहा। रॉक्सी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हे भगवान, मेरी बच्ची शर्माने लगी है। मुझे यकीन है कि उसे जरूर एहसास होगा कि तुम उस बदतमीज लड़की से कहीं बेहतर हो। शिन्नी अपनी माँ की बातें सुनकर प्रसन्न हुई। फ़ोन रखने के तुरंत बाद उसे सचिवालय कार्यालय से एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति के साथ बैठक है और सभी विभागों के प्रमुखों को उनके समक्ष अपनी मासिक रिपोर्ट और आगामी परियोजनाओं को प्रस्तुत करना है। उसने अपने फ़ोन में समय देखा और अब दोपहर के 1:30 बजे बज रहे हैं। उससे मिलने का सही बहाना मिलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी मेज से रिपोर्ट उठाई और खुशी खुशी ली वेई के दफ्तर की ओर चल पड़ी, जो 17वीं मंजिल पर था। मैनेजर शी, आप इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? मीटिंग दोपहर 3 बजे है और अभी लंच का समय हो गया है। शिन्नी को इतनी जल्दी आते देखकर सचिव आश्चर्यचकित होने के बजाय अचंभित रह गया। शिन्नी मुस्कुराई और बोली, आह, मुझे ली सर से कुछ बात करनी है। वह उन्हें ली वेई कहकर पुकारने ही वाली थी, लेकिन शी मिंग द्वारा पहले मचाए गए हंगामे को याद करके उसने अपना संबोधन बदल दिया। शिन्नी उससे कुछ चर्चा करने के बहाने उसके साथ दोपहर का भोजन करने की योजना बना रही थी। सचिव ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, सुश्री शी, लेकिन ये दोपहर के भोजन का समय है। आप दोपहर के भोजन के बाद इस बारे में चर्चा कर सकती हैं। अरे, असल में ये थोड़ा निजी मामला है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। मैं सब संभाल लूंगी। उसने सचिव को थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह नई सचिव है क्योंकि ली वेई ने पिछली सचिव को निकाल दिया है जिसने शी मिंग का अपमान किया था। शिन्नी ने राहत की सांस ली क्योंकि वह सचिव के बदलने से खुश थी। कम से कम उसे तो कुछ पता नहीं है। अध्याय 517 क्या जी मिंग का मतलब उस कमीनी से है? जिन कॉर्पोरेशंस। शिन्नी, क्या तुमने वीबो पर यह पोस्ट देखी? तुम्हारी बहन मिस्टर हान की आने वाली फिल्म में डेब्यू करने जा रही है। दूसरी लड़की ने इशारे से कहा और अपने फ़ोन पर कुछ दिखाते हुए उसे यह बात बताई। शिन्नी अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी और दूसरी लड़की की बातें सुनकर वह असमंजस में अपनी बाहें ऊपर उठा बैठी। पिछले कुछ दिनों में ऑफिस में काम इतना ज़्यादा था कि उसे कुछ भी करने का समय नहीं मिला, इसलिए वह वीबो या कुछ और चेक नहीं कर पाए। उसने भौहें चढ़ाकर उस लेख को देखा जो लड़की उसे दिखा रही थी। खबर देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या जिया मिंग श्री हान की आने वाली फिल्म में काम कर रहे हैं? ये कैसे हुआ? वह मिस्टर हान के बारे में जानती है। वह इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय हैं और लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए मशहूर थे। उनकी फिल्मों से डेब्यू करने वाले कलाकार भी काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं और अब इंडस्ट्री में बड़े नाम बन चुके हैं। वे शायद ही कभी किसी नए कलाकार को रोल देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं तो वह व्यक्ति देखते ही देखते लोकप्रिय हो जाता है। और इस फिल्म में शी मिंग न केवल एक नवोदित कलाकार हैं, बल्कि उनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कैसे संभव है? वह जिस जी मिंग को जानती थी वह अभिनय में बहुत बुरी थी। वह मानती है कि वह किसी गुंडे या बदमाश का किरदार तो निभा सकती है, लेकिन महारानी का ये तो नामुमकिन है। भले ही वह खलनायिका हो, लेकिन भूमिका के कारण उसे किसी न किसी प्रकार की शालीनता दिखानी होगी। और उसे शालीनता का नाम तक नहीं पता। उसके दिमाग में गुस्सा दौड़ गया और उसने दांत पीस लिए। उसे आज भी वह दिन याद था जब जी मिंग ने ली वेई के दफ्तर में सबके सामने उसका अपमान किया था। उसके विभाग में हर कोई उस घटना के बारे में जानता है और उसे सभी के उपहास और उदासीनता भरे रवैये को सहना पड़ा।
हालांकि कुछ समय से दफ्तर में नियम सख्त हो गए हैं और किसी को भी जिन लिवेई के निजी जीवन या विशेष रूप से उनकी पत्नी के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। दफ्तर में सभी को इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि इसे बाहर आने से पहले ही दबा दिया गया है। उसे इस बात से खुशी हुई क्योंकि उसे लगा कि लिवेई और शीमिंग के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए उसने सबको इस बारे में बात करने से रोक दिया है। लेकिन अब इस लेख को देखकर उसे समझ आ गया कि यह सब शीमिंग की वजह से है। शिनी ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली और फोन को जमीन पर फेंकने ही वाली थी कि तभी उस लड़की ने कहा, शिनी, तुम क्या कर रही हो? ये मेरा फोन है, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो कुछ और ढूंढो, कृपया मेरे फोन को मत छुओ। उस लड़की ने शिनी के हाथ से फोन छीन लिया और उसे ताना मारा। वह स्पष्ट रूप से उसका मजाक उड़ा रही थी क्योंकि शिनी हमेशा खुद को बहुत बड़ा और शक्तिशाली समझती है, लेकिन शीमिंग की केवल एक ही उपस्थिति ने विभाग में उसकी प्रतिष्ठा को बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। लड़की के वापस जाने के बाद शिनी ने रुक्सी को पुकारा, माँ, क्या आपको पता है कि शीमिंग निर्देशक खान की आने वाली फिल्म में अभिनय की शुरुआत करने जा रहा है? अभी अभी घर में दाखिल हुई शीरुक्सी ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ा लीं। तुम क्या कह रहे हो? शीमिंग, मतलब वो कमीनी। वो अपने दोस्तों के साथ जापान में छुट्टियां मनाने गई थी और आज ही वापस आई है। अंडरस्को। शिनी ने अपनी बात सुनकर और भी चिढ़कर अपना माथा रगड़ा। फिर उसके अलावा वह और कितने ज़ीमिंग को जानती है? माँ, रॉक्सी ने उसकी नाराज़गी भांपते हुए होंठ सिकुड़े और कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और ये डायरेक्टर हान कौन है? क्या वो कोई बड़ा आदमी है? रॉक्सी सिर्फ फिल्में देखती है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म किसने बनाई है। उसने पहले भी उसकी फिल्में देखी हैं लेकिन उसका नाम नहीं जानती। हाँ माँ, वह इंडस्ट्री के सबसे मशहूर और सम्मानित निर्देशक हैं। मुझे आश्चर्य है कि उसे उनकी फिल्म में भूमिका कैसे मिल गई। रॉक्सी ने भौहें चढ़ाकर कहा, आप कह रहे हैं कि शीमिंग मनोरंजन जगत में कदम रख रही है और लिवेई ने उसे ऐसा करने दिया? जिन परिवार ने मनोरंजन जगत में उसके काम करने के बारे में कुछ नहीं कहा। शिनी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है कि उसने इसकी अनुमति दी या नहीं, या कौन जाने उसने उनकी अनुमति ली है या नहीं। क्या आप नहीं जानते कि शीमिंग दूसरों की राय सुनने वाला व्यक्ति नहीं है? रॉक्सी ने अपने होंठ सिकोड़े और कुछ देर तक सोचती रही। तो मुझे लगता है कि यही तुम्हारा मौका है। हम सब उसकी शख्सियत जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उसने लिवेई की इजाज़त के बिना ही इस इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया होगा, वरना ओल्ड जिन शीमिंग को इस झंझट भरी इंडस्ट्री में कैसे आने देते। मुझे नहीं लगता कि वे इस लड़की के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाएंगे। जूस पीते हुए वह मुस्कुराए। जिया मिंग को लगा कि उसकी माँ की बातें सही थीं। माँ, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। मुझे जाकर लिवेई से इस बारे में बात करनी चाहिए। वह सब कुछ लेकर बहुत परेशान होगा। मुझे जाकर उसे दिलासा देना चाहिए। शिनी ने नखरे दिखाते हुए कहा। रॉक्सी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हे भगवान, मेरी बच्ची शर्माने लगी है। मुझे यकीन है कि उसे जरूर एहसास होगा कि तुम उस बदतमीज लड़की से कहीं बेहतर हो। शिनी अपनी माँ की बातें सुनकर प्रसन्न हुई। फोन रखने के तुरंत बाद उसे सचिवालय कार्यालय से एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति के साथ बैठक है और सभी विभागों के प्रमुखों को उनके समक्ष अपनी मासिक रिपोर्ट और आगामी परियोजनाओं को प्रस्तुत करना है। उसने अपने फ़ोन में समय देखा और अब दोपहर के 1:30 बजे बज रहे हैं। उससे मिलने का सही बहाना मिलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी मेज से रिपोर्ट उठाई और खुशी खुशी लिवेई के दफ्तर की ओर चल पड़ी, जो 17वीं मंजिल पर था। मैनेजर शी, आप इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? मीटिंग दोपहर 3 बजे है और अभी लंच का समय हो गया है। शिनी को इतनी जल्दी आते देखकर सचिव आश्चर्यचकित होने के बजाय अचंभित रह गया। शिनी मुस्कुराए और बोली, आह, मुझे ली सर से कुछ बात करनी है। वह उन्हें लिवेई कहकर पुकारने ही वाली थी, लेकिन शीमिंग द्वारा पहले मचाए गए हंगामे को याद करके उसने अपना संबोधन बदल दिया। शिनी उससे कुछ चर्चा करने के बहाने उसके साथ दोपहर का भोजन करने की योजना बना रही थी। सचिव ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, सुश्री शी, लेकिन ये दोपहर के भोजन का समय है। आप दोपहर के भोजन के बाद इस बारे में चर्चा कर सकती हैं। अरे, असल में ये थोड़ा निजी मामला है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। मैं सब संभाल लूंगी। उसने सचिव को थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह नई सचिव है क्योंकि लिवेई ने पिछली सचिव को निकाल दिया है जिसने शीमिंग का अपमान किया था। शिनी ने राहत की सांस ली क्योंकि वह सचिव के बदलने से खुश थी। कम से कम उसे तो कुछ पता नहीं है। अध्याय 518, यहाँ क्या हो रहा है? सचिव ने शिनई को हैरानी से देखा। इस स्थल पर लिवेई के कार्यालय और सचिवीय डेस्क के अलावा कोई और नहीं था। चूंकि लिवेई को निजता की जरूरत है और वह अपने आसपास ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं करता, इसलिए उसने बाकी लोगों को कहीं और भेज दिया है और केवल सचिव और भूषाओं को ही इस मंजिल पर रहने की अनुमति दी है। शिनी मुस्कुरा रही थी क्योंकि यही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां उसे सबसे ज़्यादा निजता मिल सकती थी। इस समय यहाँ सचिव के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन सुश्री शी, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको अंदर जाने दे सकती हूँ। महोदय व्यस्त हैं और समय नहीं निकाल सकते। आप कहाँ जा रही हैं? सचिव जनसंपर्क विभाग के प्रमुख होने के नाते शाइनी को विनम्रतापूर्वक मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। लेकिन शिनई ने अपनी बात पूरी किए बिना ही लिवेई के दफ्तर की ओर चलना शुरू कर दिया। वह समझ गई थी कि सचिव उसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए उसने खुद अंदर जाने का फैसला किया। उसने जल्दी से दरवाजे पर दस्तक दी और उसके बुलाने का इंतजार किए बिना कमरे में प्रवेश कर गई। लिवेई अपने टैबलेट पर कुछ पढ़ रहा था, तभी अचानक शिनी कमरे में घुस आए। उसने अपना सिर उठाया और उसे प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर भौहें चढ़ा लीं, जबकि सचिव उसके पीछे भयभीत भावों के साथ खड़ी थी। उसने अपने होंठ सिकोड़कर ठंडी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई महोदय, मैं इस दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर लेने आई हूँ। उसने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज उन्हें दिखाया। वह उन्हें भाई कहना चाहती थी, लेकिन सचिव के सामने आकर रुक गई।
उसने आंखें सिकोड़कर पूछा, आपने इसे अन्य दस्तावेजों के साथ पहले क्यों नहीं भेजा? अरे, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो पता चला कि यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस पर आज ही हस्ताक्षर करने हैं। वह अपने चेहरे पर पेशेवर मुस्कान लिए स्थिर कदमों से उसकी ओर बढ़ी। लिवेई का रवैया इस तरह बदलते देख सचिव अचंभित रह गई। चूंकि लिवेई दस्तावेज की जांच कर रही थी, इसलिए उसने दरवाजा बंद किया और अपनी सीट पर वापस चली गई। लिवेई ने उसकी ओर देखे बिना ही दस्तावेज की जांच की। ये लीजिए, उसने हस्ताक्षर करने के बाद फाइल को मेज पर रख दिया। अब जाओ, उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने वह बात सुनी ही ना हो। भाई लिवेई, मैंने वीबो पर एक लेख देखा जिसमें शीमिंग को एक फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर थी। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे कैसे माफ़ी मांगूं। मुझे यकीन है कि बहन का आपके खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। महोदय, शिन्नी उसके शब्दों के अर्थ को लेकर असमंजस में थी। सुश्रीशी, क्या आप भूल गई हैं कि कार्यालय परिसर में पेशेवर तरीके से व्यवहार करना चाहिए? उसने अपने होंठ आपस में टकराए और कड़वाहट से सिर हिलाया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वह किसी की नहीं सुनती। वह बस वही करती है जो वह करना चाहती है। मनोरंजन उद्योग प्रतिष्ठित परिवारों की महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी उसने ये गलत रास्ता चुना। आप इस बात से बहुत परेशान होंगे। उसने चिंता भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा। अंडरस्को, उसकी आंखों में दिख रही निर्मल चमक देखकर वह हैरान रह गई। उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बस बर्फीली ठंडी निगाहों से उसे घूरता रहा। उसने अपने होंठ सिकुड़े और अपने डर को दबाते हुए आगे कहा, मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। उसमें अभिनय का कोई हुनर नहीं है, फिर भी उसे फिल्म में रोल मिल गया। मुझे डर है कि वह दुनिया के सामने खुद का मजाक ही उड़ाएगी। लिवेई ने कुछ नहीं कहा और उसे खुद ही बड़बड़ाते हुए देखकर बस मुस्कुरा दी। उससे कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने अपनी रणनीति बदल दी। मुझे नहीं पता कि अभिनय कौशल के बिना उसे यह भूमिका कैसे मिल गई। मुझे उम्मीद है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। आखिरकार उसने पहले भी अपनी मनचाही चीजें हासिल करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए हैं, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसने मान लिया था कि ज़ीमिंग ने किसी तरह खुद ही यह भूमिका हासिल कर ली है, क्योंकि लिवेई उसे यह भूमिका दिलाने में मदद नहीं कर सकती थी। उसे यह एहसास नहीं था कि उनका रिश्ता उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। वह चाहती थी कि उसे ज़ीमिंग के असली घटिया चरित्र और हाई स्कूल में उसके द्वारा किए गए कारनामों के बारे में पता चले। हालांकि वह जानती है कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी ज़ीमिंग की बातों पर कौन विश्वास करेगा। चूंकि लिवेई को शीमिंग द्वारा स्कूल में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बारे में पता नहीं है, इसलिए वह उसे बताना चाहती है कि वह कितनी चरित्रहीन है। उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर शिकन आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? परिचित मधुर आवाज सुनकर उसके कान खड़े हो गए। शिन्नी के पीछे देखकर उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, क्योंकि वहां उसे ज़ीमिंग खड़ा दिखाई दिया। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह उसे सरप्राइज देने के लिए ऑफिस आई थी। लिवेई के चेहरे पर खिली मुस्कान देखकर शिन्नी ने भौहें चढ़ाईं। उसने दांत पीसते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां ज़ीमिंग और बूशाओ खड़े थे। अल्पविराम, जी महल से लौटने के बाद से ही शीमिंग की तबीयत ठीक नहीं थी। उसका शरीर बेहद कमजोर था और उसे बुखार भी आ गया था। उन्हें 2 दिन की छुट्टी दी गई और उन्होंने अपनी भावनाओं को सुझाने की कोशिश करते हुए अच्छी तरह से आराम किया। इसी वजह से वह लिवेई से ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। इसलिए उसने उसके लिए दोपहर का खाना पैक करने का फैसला किया और उसके साथ खाना खाने की इच्छा जताई। यह उसकी आखिरी छुट्टी थी और कल से उसका हमेशा की तरह व्यस्त कार्यक्रम शुरू होने वाला था। वह सुबह से ही इस दोपहर के भोजन की तैयारी कर रही थी और उसने काफ़ी सारे व्यंजन बनाए थे। उसने सुबह बूशाओ को फ़ोन करके बताया था कि वह लिवेई के लिए दोपहर का भोजन लाएगी और उसे बाहर से लंच बॉक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यह एक सरप्राइज था, इसलिए गुशाओ ने उसके लिए लंच बॉक्स लाने का नाटक किया, लेकिन असल में वह ज़ीमिंग को लेने के लिए पार्किंग लौट गया और उसे उस अलग लिफ्ट से लेकर आया जिसका इस्तेमाल केवल लिवेई करता है। ज़ियामिंग प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और अपने उदासीन भावों से शिन्नी को घूर रही थी। बिना किसी बात का इंतजार किए लिवेई अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और शिन्नी को पीछे छोड़ते हुए शीमिंग की ओर चल पड़ा। शिन्नी, अंडरस्को, वह उसके पास से इस तरह गुजरा मानो वह मौजूद ही ना हो। तुम यहाँ कैसे आए? वह उसके पास गया और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। वह मुस्कुराई और बोली, मैं आपके लिए दोपहर का खाना लाई हूँ। उम्मीद है मैं आपके काम में बाधा नहीं डाल रही हूँ। जवाब देते हुए उसने शिन्नी की तरफ एक नज़र डाली। बिल्कुल नहीं, सुश्रीशी एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने आई थीं और अब जा रही हैं। उन्होंने बेपरवाही से कहा। ओह, क्या ऐसा है? उसने शिन्नी को उत्तेजक निगाहों से देखते हुए कहा। पिछली बार जब उसने दफ्तर में शिन्नी से बहस की थी, उस समय लिवेई के साथ उसके संबंध इतने मजबूत नहीं थे, फिर भी उसने उसकी मदद की थी। शिन्नी ने दांत पीसते हुए कहा, बहन, बहुत समय हो गया है। ज़ियामिंग ने हल्के से सिर हिलाया और अपना ध्यान फिर से लिवेई की ओर केंद्रित कर लिया। बहन, पिताजी तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम घर आकर सबसे क्यों नहीं मिल लेती? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं घर आऊं? उसने दफ्तर के अंदर जाते हुए पूछा। वह आराम से दफ्तर में सोफे पर बैठ गई, जबकि शिन्नी डेस्क के पास खड़ी होकर शीमिंग को ईर्ष्या भरी नजरों से देख रही थी। ज़ियामिंग ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे वह किसी कुलीन परिवार से हो, जबकि वह महज एक दासी थी। अध्याय 519 में उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। शिन्नी ने अपने होंठ सिकुड़े और लिवेई की ओर देखा, जो शीमिंग के बगल में बैठकर उसकी कमर को थामे बैठा था। इस पूरे समय में उसने शिन्नी की ओर एक नज़र तक नहीं डाली। उसकी निगाहें लगातार शीमिंग पर टिकी हुई थीं। अगर शीमिंग उससे बात नहीं कर रही होती तो शायद वह उसे अब तक वापस भेज चुका होता। बहन, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हें इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। और ये तुम्हारा घर भी तो है। भले ही तुम्हारी शादी हो गई हो, फिर भी तुम उस घर की बेटी हो।
उस परिवार से तुम्हारा जो पारिवारिक रिश्ता था वो शादी से टूट नहीं सकता। वो घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। शिन्नी ने कोमल स्वर में कहा। जिया मिंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, जैसे उसने कुछ बेतुका सोचा हो। शिनाई उसे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाती है जो दयनीय और कमजोर होने का अभिनय करने में माहिर है। वह आधुनिक युग में शियाओली का अवतार लगती है। शिन्नी के भावपूर्ण शब्दों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और होठों पर हल्की मुस्कान लिए उसकी ओर देखा। मेरा घर, पारिवारिक रिश्ते, मुझे लगता है आप कुछ गलत समझ रही हैं सुशीशी। मैं 15 साल की उम्र में घर छोड़कर चली गई थी और उस दिन से यह घर कभी मेरा नहीं रहा। और जिन पारिवारिक संबंधों की आप बात कर रही हैं वे सिर्फ कागजों पर हैं और कुछ नहीं। आप कैसे भूल सकती हैं कि आपने और आपकी माँ ने मेरे और मेरी माँ के साथ क्या क्या किया? आप ये तथ्य क्यों भूलती रहती हैं कि आप न केवल मेरी सौतेली बहन हैं बल्कि मेरे पिता की नाजायज संतान भी हैं? हर शब्द के साथ उसका लहजा ठंडा होता जा रहा था। अब तक वह सब कुछ नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितनी बार वह शिनी को देखती उतनी ही बार उसे याद आता कि उसने जीमिंग के साथ क्या किया था। जो लड़की कभी इतनी हंसमुख हुआ करती थी उसे उन्होंने सबके सामने एक निर्दयी कड़वी जुबान वाली औरत बना दिया था। यहाँ तक कि बगल में खड़ी लीवेई भी उसके इस तरह के गुस्से को देखकर हैरान रह गई। शिनी की आंखों में आंसू भर आए और वह अविश्वास से जीमिंग को देखती रही। पिछली बार जब वे मिले थे तब भी जीमिंग इतनी निर्दयी नहीं थी जितनी अब है। उसके शब्द सचमुच तीखे और क्रूर थे। बहन, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? मालकिन की बेटी होना मेरी गलती नहीं है। इसमें सिर्फ मेरी माँ की ही नहीं बल्कि हमारे पिता की भी गलती है। तो फिर तुम मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव क्यों करती हो? भले ही मैं नाजायज संतान हूँ, फिर भी इस मामले में मैं निर्दोष हूँ। शिन्नी रोते हुए लीवेई की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसकी ओर देखने लगी। अंडरस्को। हालांकि उसकी ओर देखने के बजाय वह चिंता से जी मिंग को घूर रहा था। जिया मिंग ने ताना मारते हुए कहा, तुम सही हो। नाजायज संतान ऐसे मामलों में निर्दोष होती है, लेकिन तुम बिल्कुल निर्दोष नहीं हो। क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? तुम्हारी गलती यह नहीं है कि तुम नाजायज संतान हो, बल्कि तुम्हारी गलती यह है कि तुम इतने दुष्ट हो कि ईर्ष्या और लालच के आगे तुम्हें किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं है। ये सोचकर ही उसका खून खौल उठता है कि उस लड़के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के बाद भी उसने जीमिंग को कैसे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने उस लड़के से यह कहलवाया कि जीमिंग ने उसे परेशान करने की कोशिश की थी और जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर उसे लात मारकर घायल कर दिया। शिनई, मैंने ये बात पहले भी कही थी, लेकिन लगता है मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। लीवेई से दूर रहो, वो मेरे पति हैं और तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो। अगर नौकरी से निकाले जाने से बचना चाहती हो तो अपनी हद में रहो। शिनी के होंठ कांप रहे थे और वह क्षीण भाव से जीमिंग को घूर रही थी। उसे डर था कि कहीं वह लीवेई को हाई स्कूल में उसके साथ किए गए बुरे बर्ताव के बारे में न बता दे, और इस समय वह निश्चित रूप से उसकी बात पर विश्वास कर लेगा। उसने अपने होंठ सिकुड़े और धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस इस फाइल पर हस्ताक्षर करवाने आई थी। मुझे समझ नहीं आता कि आप बेवजह इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मैंने लीवेई से तुम्हारी कही हर बात सुनी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके पास जाकर अपनी बकवास करोगे और अपनी मूर्खतापूर्ण योजना में सफल हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। शिनई, समझदार बनो। किसी और के आदमी पर नज़र रखना ठीक नहीं है। अपनी माँ जैसी मत बनो। अगर तुम्हारी माँ ने ज़रा भी सोचा होता तो तुम आज मेरे सामने खड़ी होकर मुझे तुम्हें नाजायज़ संतान कहते हुए नहीं सुन रही होती। तो मेरे पति पर दोबारा लाइन मारने की हिम्मत मत करना। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी आत्मसम्मान बचा है तो अपनी ये घटिया हरकतें बंद करो। तुम अपनी गंदी चालों में कामयाब नहीं हो पाओगी। अंडरस्को। शिन्नी अविश्वास से उसे देखती रही क्योंकि शीमिंग बिना किसी खास वजह के अपना आपा खो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बेहद दुखी थी। उसके शब्दों ने उसे बहुत चोट पहुंचाई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अपराधबोध हो रहा था, बल्कि इससे उसके भीतर का गुस्सा भड़क उठा और उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। जिया मिंग, तुम कितनी कमीनी हो, उसने गुस्से से कहा और रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई। अंडरस्को। घूशाओ कमरे के बाहर खड़े खड़े डर गई और लगभग शिनी से टकरा ही गई, जो कमरे से बाहर भाग रही थी। आंसुओं के कारण उसका मेकअप खराब हो गया था और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। मुझे तो डर लग गया था। उसने अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश करते हुए अपनी छाती पर हाथ फेरा। शिनी को रोते हुए भागते देख सचिव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। लगता है मालकिन से हल्के में पेश नहीं आना चाहिए। उसने अपना सिर हिलाते हुए खुद को समझाया कि उससे निपटते समय सावधान रहना चाहिए। ... शिनी के कमरे से चले जाने के बाद जीमिंग बिस्तर पर स्तब्ध बैठी रही। उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए गहरी सांस ली। इस बार तो उसने सचमुच अपना आपा खो दिया। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से उसके भीतर जो भावनाएं पनप रही थीं वो सब उसने शिनी पर उंडेल दी। हालांकि वो काफ़ी बेबाक है, फिर भी उसने कुछ गलत नहीं कहा। अब कैसा लग रहा है? लीवेई ने अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर उसे अपने करीब खींच लिया। उसने अपना सिर उसकी छाती पर टिकाया और सिर हिलाया। उसे वाकई अच्छा लगा। क्या कुछ हुआ? तुम आजकल उदास लग रही हो। उसने उसके चेहरे से बाल हटाकर उसके कानों के पीछे कर दिए। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं काम के तनाव में थी और जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपना आपा खो दिया। उसने कुछ नहीं कहा और बस उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे लगता है कि मुझे आपको मिसेज जिम की जगह मिसेज फेज कहना चाहिए। आपने इस बार उन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। उसने हंसते हुए प्यार से उसकी बाँह सहलाई। उसने उसे घूरकर देखा और उसकी कमर पर चुटकी काटते हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ कुछ भी कहने का हक नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? उसने सिर हिलाया और कहा, वह मेरे बारे में तुमसे बुरी बुरी बातें कह रही थी, लेकिन तुम चुपचाप सुनते रहे।
कोई मेरी बेइज्जती कर रहा हो, वो भी बिना कुछ बोले, तुम कैसे सुन सकते हो? उसने मासूमियत से उसकी ओर पलकें झपकाईं और जवाब दिया, मैं उस समय उसकी बात नहीं सुन रहा था। अध्याय 520 सब कुछ झाओ मिंग की वजह से। जिया मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके बहाने का इंतजार करने लगी। वह इस बात से बहुत नाराज थी कि शिन्नी उसका अपमान कर रहा था और वह चुपचाप सुनता जा रहा था। उसने अपनी आंखें झपकाईं और कहा, मैं उस समय सचमुच उसकी बात नहीं सुन रहा था। मैं तुम्हें ही देख रहा था। उसने चुंबन के लिए आगे झुकते हुए कहा। उसने भौहें चढ़ाकर पीछे हटते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने आह भरी और शिन्नी के आने पर उसे दिखाया कि वह क्या देख रहा था। ये फिल्म और कलाकारों के बारे में वीबो पर पोस्ट किया गया लेख था। साथ ही शूटिंग के दौरान ली गई उनकी कुछ तस्वीरें भी थीं। जब वह आई तब मैं ये लेख पढ़ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पूरे समय मैं बस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता रहा और ये लेख पढ़ता रहा। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, जैसे उसे बुरा लगा हो। जब शिन्नी आई तो वह लेख पढ़ रहा था और जब उसने बोलना शुरू किया तो वह टिप्पणियां पढ़ने में व्यस्त था, जिससे उसका खून खौल उठा। सभी टिप्पणियां ज़ीमिंग और जियांग यान के बारे में थीं। उन्होंने शिमिंग की सुंदरता और व्यक्तित्व की प्रशंसा करने वाली टिप्पणियों को स्वीकार किया, लेकिन कई टिप्पणियां उनके और जियांग यान के बीच की केमिस्ट्री के बारे में थीं। उन्होंने उन्हें एक साथ अभिनय करते हुए देखा भी नहीं है और अभी से उनकी जोड़ी बनाने की बात कर रहे हैं। और किस लिहाज से वह उसके साथ अच्छे लग रहे थे, उन टिप्पणियों के बारे में सोचते ही वह परेशान हो जाता है। जिया मिंग ने उसके चेहरे के भावों में बदलाव देखा और पूछा, अचानक से तुम इतने नाराज क्यों हो गए हो? मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए, तुम खुद को पीड़ित क्यों दिखा रहे हो? उसने कुछ नहीं कहा और नीचे स्क्रॉल करके उसे लेख पर आई टिप्पणियां दिखाईं। टिप्पणियां देखकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इन लोगों की कल्पनाशीलता का स्तर कुछ अलग ही है। तुम इस वजह से परेशान हो, ये तो बस बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, इन्हें दिल पर मत लो। उसने हाथ हिलाते हुए अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। उसने आंखें सिकोड़कर पूछा, वो तो बस दूसरे नंबर का हीरो है ना? आप दोनों के बीच कोई सीन तो नहीं है ना? वह हिचकिचाया क्योंकि वह उससे पूछना चाहता था कि क्या उन दोनों के बीच कोई अंतरंग सीन है। उसे यह सवाल पूछने के लिए सही शब्द भी नहीं मिल रहे थे। उसे उसका सवाल समझने में कुछ समय लगा, इसलिए वह असमंजस में उसे देखती रही। उसके हाव भाव देखकर उसे हंसी आ रही थी, इसलिए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। बिल्कुल नहीं, वो फिल्म में सम्राट के भाई का किरदार निभा रहे हैं और मैं महारानी हूँ। हमारे बीच क्या हो सकता है? हम दोनों के बीच थोड़ा बहुत अतीत रहा है, क्योंकि शादी से पहले वो मुझे पसंद करते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मेरे और भाई जियांग यान के बीच ऐसा कोई दृश्य नहीं है। भाई जियांग यान शब्द सुनते ही उसकी भौहें और भी तंग गईं। उसे भाई क्यों कहना पड़ता है? भाई के साथ बातचीत में ऐसा आत्मीयता झलकती है मानो वह उसे लंबे समय से जानती हो। उसका खराब मूड देखकर उसने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, चलो दोपहर का खाना खाते हैं। मैंने तुम्हारे सारे पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, मेरी कोई खास पसंदीदा डिश नहीं है। आप जो भी बनाती हैं वही मुझे पसंद है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बस खाओ और बात मत करो। उसने उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा ठूंस दिया क्योंकि उसकी बातें बहुत बनावटी थीं। तारांकन। जी राजवंश। झाओ मिंग ने आरामदायक पोशाक पहनी और अपने बालों को ढीली चोटी में गूंथा था, जिससे वह अलग लेकिन खूबसूरत लग रही थी। उसके शरीर के निचले हिस्से में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे उसने कोई बहुत कठिन व्यायाम किया हो, खासकर लंज और स्क्वैट्स के 50 सेट। उसने पहले कभी वहां इतना तेज दर्द और असहजता महसूस नहीं की थी। जी चेंग सुबह की सभा में गया और वह खुश थी कि वह गया, वरना वह उसकी कमजोर शारीरिक क्षमता और दुर्बल शरीर को लेकर उसका मजाक उड़ाता। मैडम, ये रहा आपका नाश्ता। झाओ मिंग ने उस नाश्ते को देखा जो लूशी ने उसके लिए खरीदा था। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, ये सब? यहाँ इतने सारे मेवे और खजूर क्यों हैं? और दूध क्यों है? आपको तो पता ही है कि मुझे दूध कितना नापसंद है। मेरे मसालेदार नूडल्स कहाँ हैं? लूशी ने अपने होंठ सिकोड़कर जवाब दिया, महामहिम ने मुझे आपके लिए यह नाश्ता लाने को कहा है। उन्होंने कहा कि आपका शरीर कमजोर है और आपको पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, न कि तैलीय और मसालेदार भोजन की। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, लेकिन ये तो सारा शाकाहारी खाना है। कम से कम मुझे एक मांसाहारी व्यंजन तो दे दो। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा मालिक कौन है, मैं या वह? तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, उसकी नहीं। आप मेरे स्वामी हैं, लेकिन वह सम्राट हैं। अंततः उनका निर्णय ही अंतिम है। झाओ मिंग ने होंठ सिकोड़कर गुस्से से कहा, निकल जाओ। मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। अपने सम्राट के पास जाओ। आखिर तुम मुझसे ज्यादा उनके प्रति वफादार हो। उसने घृणा से भरी निगाहों से दूध की ओर देखते हुए नाक सिकुड़ी। ये सादा दूध है और उसे ये सबसे ज्यादा नापसंद था। छी, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट मिल्कशेक बेहतर होता, लेकिन सादा दूध तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लूशी ने अपना सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकलने की तैयारी की। जब वह कमरे से बाहर निकली तो सामने खड़े व्यक्ति से लगभग टकरा गई। महारानी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने जल्दी से झुककर उन्हें प्रणाम किया। वेंजू ने भौहें चढ़ाकर उसे एक तरफ धकेल दिया और बिना अनुमति मांगे कमरे में प्रवेश कर गई। झाओ मिंग उस समय हैरान रह गई जब वेंजू अचानक गुस्से में कमरे में घुस आई, मानो वह उसे तुरंत मार डालेगी। महारानी जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? उन्होंने काफी शांत लहजे में पूछा। वेंजू ने अपने होंठ सिकुड़े और झाओ मिंग के सामने रखे विशेष नाश्ते को देखा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और जब उसने उसकी गर्दन पर वे बैंगनी निशान देखे तो उसकी भौहें और भी तंग गईं। क्योंकि उसने अपने बालों को चोटी में बांध रखा था, इसलिए निशान खुले रहने की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। क्या आपके मेरे कमरे में इस तरह जबरदस्ती घुसने का कोई कारण है? झाओ मिंग, इन सब का मतलब क्या है?
आपने न सिर्फ मुझे और शियाओली को निलंबित किया बल्कि अब मंत्री यू शाओ को भी। आखिर आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? उन्हें आज ही इस खबर के बारे में पता चला कि झाओ मिंग की वजह से जी चेंग ने मंत्री यू शाओ को उनके पद से हटा दिया है। मंत्रियों में यू शाओ उनका सबसे करीबी विश्वासपात्र था और इसीलिए उन्होंने उसे जी चेंग से उनके निलंबन पत्र के बारे में बात करने के लिए कहा था। अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो मंत्रियों के दबाव के कारण जी चेंग को उन्हें निलंबित करने का अपना निर्णय वापस लेना पड़ता। लेकिन झाओ मिंग की वजह से जी चेंग ने यू शाओ को उनके पद से हटा दिया और अब कोई भी अन्य मंत्री उनका समर्थन करने को तैयार नहीं है और न ही उनके निलंबन के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा है। और यह सब झाओ मिंग की वजह से है। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।